तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए मैंने बताया था आपको वाणिज्य और व्यापार की 3 क्लासें लगने वाली हैं और आज की जो क्लास है ये उद्योग से होगी और ये पार्ट 2 है, वाणिज्य और व्यापार, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं कांस्टेबल के लिए, होमगार्ड के लिए जीके जीएस और उसके साथ साथ जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल टच रिवीजन का देना चाहते हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। मेरे चैनल पर ये 7वीं क्लास है यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ 100 दिन जुड़ा रहूंगा, तो इस 100 दिन में ये 7वां दिन है। क्लास किस पर बेस्ड रहेगी, क्या तो पूछा गया है और क्या पूछा जाएगा, वे सारी संभावनाएं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगी वो सब इस क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां से उद्योग, भारत के अंदर उद्योगों की बात की जाए, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भारत के अंदर जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसको लाने का जो श्रेय था, जिसकी अध्यक्षता में लाई गई थी, उस टाइम के केंद्रीय उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके द्वारा इसको लाया गया था। इस औद्योगिक नीति ने भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली थी और ये मैंने सारे पॉइंट आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिए थे। उसके बाद जो भारत के अंदर औद्योगिक नीति आती है 24 जुलाई 1991 में, जिसने भारत के अंदर उदारीकरण की नींव, उदारीकरण याद रखना, उदारीकरण की नींव किस औद्योगिक नीति से पड़ी, तो ये पड़ी जो 1991 वाली औद्योगिक नीति थी, इससे। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 1948 से लेकर 1991 तक की जितनी भी औद्योगिक नीति 3 या 4 5 होंगी, बस वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। उसके साथ साथ कुछ योजनाएं हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा जो आपकी वाणिज्य और व्यापार से रिलेट करती है। वहीं बात की जाए, देखिए विनिर्माण के क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को घोषणा की इसकी। और ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आती है। लेकिन बहुत सारी डेट है, ये कैसे याद होंगी, तो जरूरी नहीं है आपको वन लाइनर करके सीधी एकदम याद हो। हाँ, जब एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं और आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है तब आप ये क्वेश्चन बना पाते हो एग्जाम में। वर्तमान में भारत के अंदर कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है, तो ये चल रही है 2023 वाली जो अभी लागू है। और इसके अंदर घोषणा की गई थी कि हम 2030 तक जो है 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, किसमें, औद्योगिक क्षेत्र में, केवल औद्योगिक क्षेत्र में हम 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बढ़ा देंगे या अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत कर लेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र से 2 ट्रिलियन तक कैलकुलेट होगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। भारत के अंदर औद्योगिक तंत्र की जब हम बात करते हैं तो औद्योगिक तंत्र में हम किस किस तत्व को शामिल करते हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। अब ये क्या चीज होते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि भैया सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत जो होती है ये तो कहलाएगा निवेश। और उसके बाद प्रक्रमों में जो उसकी ओटाई होती है, कताई होती है, बुनाई होती है, रंगाई होती है, ये सब प्रक्रमों में कहलाया जाता है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनकर आता है, जो शर्ट बनकर आती है जिसे आप पहनते हो, वो कहलाता है निर्गत यानी कि फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है। अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय को हम निर्गत के अंदर रखते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी भाई बच्चों आपको बताया था कि देखिए जो इकोनॉमिक्स है उसकी लैंग्वेज ही थोड़ी सी समझनी होती है और आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अब यहाँ पर भी आपसे यदि पूछता है कि भैया ये बताइए कि निर्गत क्या होता है, तब आपको क्या मिलेगा, जो निर्गत है वो अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित जो आय है उसको हम क्या कहेंगे, निर्गत कहेंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। आगे बात की जाए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका गठन आपसे पूछा जाएगा कि भैया कब किया गया है, तब बताना। 14 अक्टूबर 2003 को, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। कार्य क्या है इसका, कार्य है कि जो प्रतिस्पर्धा के अंदर बाधक गतिविधियों को समाप्त करना और उसके साथ साथ जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, इसका प्रमुख कार्य है।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैजुअली आप इसको देखोगे, थोड़ा सा देखने के बाद रिवीजन में रखोगे, बाकी रट्टा नहीं मारोगे। रट्टा किसका मारना है? इडबी और सिडबी, ये दोनों बैंक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुके हैं। इडबी की बात करते हैं सबसे पहले। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है भैया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको कब बनाया गया था? 1964 में बनाया गया था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। 2004 में इस बैंक को जो कर दिया गया, इडबी को वाणिज्य और व्यापारिक बैंक में परिवर्तित किया गया। अब ये क्या चीज है, इसको समझिए। देखिए, ये बैंक नॉर्मल बैंक नहीं है कि आप अपना खुद का खाता खुलवा लोगे वहां पर। यहां पर जो होता है, जो भारी उद्योग होते हैं, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न जो कंपनियां होती हैं, उनके अकाउंट होते हैं और उन्हीं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली भारत के अंदर सबसे बड़ी संस्था है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई ये बताइए कि भारत के अंदर जो है भारी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तब आपने बताना है इडबी। वहीं यदि आपसे पूछा जाता है भारत के संपूर्ण औद्योगिक व्यवस्था का नेतृत्व कौन सा बैंक करता है, तब भी आपने आंसर करना है इडबी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग सिडबी, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेरी वेरी तो मैंने वो भी बताया है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका एक तो हेडक्वार्टर यूपी के अंदर है। काफी बार एग्जामों में यूपी के में पूछा गया है, या मैंने मेंशन करना भूल गया इसको, तो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। मेरी बात का विश्वास करना थोड़ा सा, कि ये पॉइंट आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए, सिडबी, इडबी, इन दोनों बैंकों के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है जब इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय लघु उद्योग, जिसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा हैवी, भारी उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए। अब लघु उद्योगों के लिए कौन सा बैंक होगा? तो सिडबी होगा। इसको कब बनाया गया? 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय लखनऊ के अंदर है, यूपी में। और इसका काम क्या है? लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो फिर सिडबी का नाम आएगा। लघु उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें ज्यादातर 1 करोड़ का, तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि लघु उद्योग में जो ज्यादा से ज्यादा निवेश होता है, कितने का होता है? तो 1 करोड़ तक का होता है। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेना इसको, 1954 में। वहीं बात की जाए आबिद हुसैन समिति, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कि आबिद हुसैन जो समिति है, वो लघु उद्योग जो होते हैं उनके सुधारों से रिलेट करती है। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल 25 लाख रुपए तक का ही हो सकता है। कुटीर उद्योग होंगे उनमें 25 लाख रुपए, और जो लघु उद्योग होंगे उनमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, यानी कि उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यदि इससे ऊपर करोगे फिर वो आ जाएंगे भारी उद्योग। आगे बात करते हैं, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी, जब भारत के अंदर पहली उद्योगों की नीति आई। उसी टाइम पे कुटीर उद्योगों के लिए बोर्ड की भी स्थापना की गई। कुटीर उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान जो गया कौन सी औद्योगिक नीति में? अच्छा, जब हम बात करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 1948 से लेकर 1991 तक की औद्योगिक नीति, तो उसमें एक औद्योगिक नीति आएगी 1970 वाली औद्योगिक नीति। तो उस औद्योगिक नीति में क्या किया गया? कुटीर उद्योग की तरफ ध्यान दिया गया। इसको हम उस औद्योगिक नीति में भी पढ़ेंगे, और कौन कौन से पॉइंट वहां से इंपोर्टेंट बनेंगे उनको भी देखेंगे। भारतीय कृषि के बाद जो है वस्त्र उद्योग, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार जो सर्जन होता है, वो सबसे ज्यादा रोजगार सर्जन होता है कृषि में। मैंने बताया भी था जब कृषि क्लास ली थी, तो 55% से ज्यादा जो जनसंख्या है भारत के अंदर, वो कृषि से अपनी आजीविका चलाती है। लेकिन वही बात की जाए, दूसरे नंबर पर आ जाएगा वस्त्र उद्योग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। तो सिंपल बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग हम कौन सा कहेंगे कृषि के बाद? तो वो आ जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट आ जाएगा आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और 1948 की जो डेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
1948 में ही कुटीर उद्योगों का जो है बोर्ड की स्थापना की गई। 1948 में ही पहली औद्योगिक नीति आई और 1948 में ही भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई और ये भारत का पहला विकास बैंक था जिसको संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। तो इतने पॉइंट यहां से याद रखने हैं। यह उद्योगों को मध्य और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा वित्त निगम को 3 भागों में बांटा गया। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि महारत्न कंपनी भारत के अंदर 14 है और 14वीं जो बनी थी ये बनी थी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और नवरत्न कंपनी जो है ये 27 है। 27वीं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 27वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है। तो ये जो कंपनियां होती हैं इनको बांटा गया है किसके द्वारा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा 3 भागों में। मिनी रत्न कंपनी आप नहीं देखोगे, ना आपसे पूछी जाएंगी, महारत्न पूछेगा या नवरत्न के बारे में पूछेगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इसकी डिटेल जो है हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि मिनी रत्न कंपनी या महारत्न या ये कहें कि नवरत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो वे कंडीशन हम इकोनॉमिक्स के पार्ट में पढ़ते हैं। यहाँ मेनली मैं आपको वो करा रहा हूँ जो यूपी पुलिस में सिलेबस में दिए गए हैं वे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर बात करते हैं कुटीर उद्योगों के हेतु सरकारी संस्थाएं। कौन कौन सी संस्था हैं जिसकी आपने डेट याद रखनी है। अभी मैंने बताया कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में हमने ऊपर पढ़ाई है। केंद्रीय शुल्क बोर्ड, आप कैजुअली इसको मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन खादी ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, ये भी मैंने अभी ऊपर कराई है आपको। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके लिए मैं आपको बताऊं ये जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को बनाया गया था और ग्रामीण बैंक जो है उनका हाल ही में विलय किया गया है। और इसके लिए वन स्टेट 1 RRB, तो ये आपने याद रखना है। इसके लिए मैं अभी आपको एक शो स्टार्ट कर रहा हूं 15 मिनट का। तो 15 मिनट में कुछ ऐसे करंट के टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो इतिहास का है, भूगोल का है, संविधान का, तो वो मैं 15 मिनट का जो शो होगा उसमें कराऊंगा। यानी 15 मिनट की आपको एक क्लास अलग से मैं इंक्लूड करूंगा, अभी 1-2 दिन में इंक्लूड कर दूंगा। जैसे ही ये शादी वादी जो है ये खत्म होगी तो उसके बाद में फ्री होकर आपके लिए 15 मिनट की एक क्लास और बनाया करूंगा जिसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीजों को रखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके लिए मैं 15 मिनट की अलग से क्लास लेकर आऊंगा और करंट डाटा भी आपको समझाऊंगा। ये एग्जाम के अंदर बनेगा, मैं बता रहा हूँ, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को से रिलेट करके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर बनेगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बस इसका इतिहास याद रखना है। 2015 डेट याद नहीं रखनी, लेकिन ये पोर्टल याद रखना है, ई विपणन। ये किसके लिए है? जो हथकरघा उत्पाद होते हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री की जा सके, उनको सेल किया जा सकते, यानी कि हैंडलूम ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए ये ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ई विपणन। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1953 में। कैजुअली रट्टा नहीं मारना है। नेक्स्ट आ जाएगा स्वतंत्रता से पूर्व भारत के अंदर स्थापित उद्योग, इंपोर्टेंट रहेंगे, डेट के साथ याद करने पड़ेंगे। जैसे लोहा इस्पात उद्योग 1874 में कुल्टी, ये कई बार पूछा भी जाता है कि कुल्टी जो है इस्पात संयंत्र ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये सभी पहले नोट किए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि पहला ये है पहला ये है, तो ये सभी पहले ही है। 1907 में जमशेदपुर टाटा यानी कि टिस्को भारत के अंदर स्थापित होने वाली निजी क्षेत्र की लौह इस्पात उद्योग इकाई थी। तो 1907 वाली याद रखेंगे, 1874 वाली याद रखेंगे। और लोहे की बात की जाए तो लोहा जो है और इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है कि आधुनिक उद्योग की रीढ़ किसको कहते हैं? लोहा और इस्पात उद्योग को कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो 1818 में ये कोलकाता के अंदर लगा था। फोर्ट ग्लास्टर के अंदर प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई थी। हालांकि ये असफल रही थी, लेकिन देश का एकमात्र पहला उद्योग जो है
जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल उत्पाद तक, ये आप ऐसे समझिए कि जो कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग जो है, वो भारत उसके लिए किसी और पर डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर है इसके लिए। यानी कच्चा माल भी इंडिया से ही मिल जाता है, बाहर से कोई सामान इसके लिए नहीं मंगाना पड़ता, और सारा प्रोडक्ट जो है यहाँ से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आत्मनिर्भर है भारत। जूट उद्योग की बात की जाए तो 1855 में रिसड़ा कोलकाता के अंदर लगा था। तो कोलकाता के अंदर ज्यादातर फैक्ट्रियां लगी हैं पहले। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो भारत में पहला ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 ईस्वी में लगी थी कानपुर के अंदर। तो ये इंपोर्टेंट रहेगी कि भारत के अंदर पहला, क्योंकि यूपी वाला आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। चीनी मिल, ये भी इंपोर्टेंट रहेगी, ये पूछा भी जा चुका है यूपी पुलिस में। पहला जो चीनी मिल कारखाना था कहां पर लगा था? 1903 में ये प्रतापपुर देवरिया के अंदर उत्तर प्रदेश में लगा था। तो ये पॉइंट कुछ इंपोर्टेंट हैं जिसको आपको एक दो बार जब रिवीजन करोगे तभी निकलेंगे, नहीं तो ये आपके मिस हो जाएंगे। केवल वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं विनिर्माण नीति। विनिर्माण नीति, हालांकि नीचे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति ऊपर मैंने पढ़ा चुका हूं एक बार। प्रमुख औद्योगिक तथ्यों की बात की जाए तो भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग लौह और इस्पात उद्योग था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसकी स्थापना की गई थी 2000 के अंदर। भारत की वाणिज्य और आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इंपोर्टेंट रहेगा, जीडीपी में हिस्सेदारी सर्वाधिक जो है भारत की जीडीपी में, वो भी आपकी महाराष्ट्र की कहा जाता है। यहाँ स्टेट की बात करते हैं, महाराष्ट्र होता है। व्यापारिक चिन्ह और गुणवत्ता की बात की जाए तो यहाँ पर हॉलमार्क किसके लिए दिया जाता है? सोने की शुद्धता के लिए दिया जाता है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो शुद्ध सोना कहा जाता है। रजत मार्क चांदी के लिए, इको मार्क पर्यावरण के लिए इंपोर्टेंट है इको मार्क। एग मार्क कृषि उत्पादों के लिए दिया जाता है। और वहीं फसाई के द्वारा खाद्य पदार्थों के लिए एक ग्रीन बॉक्स के अंदर आप देखते हो चिप्स वगैरह के पैकेट, बिस्कुट वगैरह के पैकेट, एक डब्बा बना होता है और उसके अंदर ग्रीन डॉट लगी होती है। ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बताता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग होता है विदेशों में लागत और घरेलू कीमत पर माल बिक्री। इसको आप ऐसे समझोगे, देखिए जैसे चाइना के प्रोडक्ट जो हैं भारत के अंदर आकर बहुत सस्ते उसमें बिकते हैं, यहाँ के जो उसके कंपैरिजन के प्रोडक्ट हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन चाइना के सेम ऐसा सही प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत सस्ता होता है। तो डंपिंग का मतलब ये होता है कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रथा कह सकते हो उसको, जब कोई देश या कंपनी अपने उत्पाद को दूसरे देश में बहुत कम लागत पर बेचता है, और ये केवल कंपटीशन के लिए है कि दूसरों की जो मार्केट है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए, अपने प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर बेचे जाएं, केवल हमारे ही प्रोडक्ट का बोलबाला हो, तो उसी को डंपिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, यूपी पुलिस में पूछा गया है। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे पैन की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का होता है। एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसके लिए भी मैं आपको 15 मिनट की क्लास दूंगा, उसी में ये चीजें कराऊंगा आपको। मॉनेटरी पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य होते हैं, कौन जारी करता है, और उसके साथ जो रिजर्व रेशो होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है, ये सब हम इसी के अंदर करते हैं। WPI जो हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। और अंट एक्ट के बारे में पूछा है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी है, स्थापना भी पूछी है, और इसका कार्य भी पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना कब की गई थी? तो 30 सितंबर 1964 में। इंपोर्टेंट रहेंगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का आपके सिलेबस में दिया गया है कि प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन और उनके कार्य से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कार्य क्या है इसका? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करना, और SI में बन चुका है आपके एग्जाम में। विशेष आर्थिक जोन की बात करें, अभी मैंने बताया था कि इसे नीचे पढ़ाऊंगा। 1 अप्रैल 2000 को कानूनी ढांचा इसको मिलता है 2005 को, अधिनियमित किया जाता है और लागू होता है 10 फरवरी 2006 को। इंपोर्टेंट रहेगा, एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। एशिया का पहला
EPZ 1965 में कांडला गुजरात, ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, यानी कि एक्ट हो गया, कोई कानून हो गया, कब आता है? 2006 में आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार की एक प्रमुख प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करती है ये, यानी कि उद्योग मंत्रालय के अंडर MSME जो है वो एक प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करती है, जो लघु उद्योगों के लिए विकास, नीति निर्माण, रोजगार सृजन और ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए जिम्मेदार है। ये लाइन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन जिम्मेदार है, तब आपने मार्क करना है MSME अधिनियम, तो एक्ट कहेंगे इसको। तो ये जिम्मेदार किसके लिए है? लघु उद्योगों के लिए विकास, निर्माण नीति, रोजगार सृजन, ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए जिम्मेदार MSME होता है। 1 जुलाई 2020 को संशोधित मापदंडों के तहत जो है निवेश टर्नओवर का वर्गीकरण किया गया कि भैया हम लघु उद्योगों के अंदर या MSME के अंदर हैं, हम किन किन उद्योगों को लघु या विस्तृत या सूक्ष्म या मध्यम उद्योग कहेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर जो MSME अधिनियम है, इसके अनुसार उद्योगों को 2 श्रेणी में बांटा है, और ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, और एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, जो मैंने बताया था ऐसा प्रोडक्ट जो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, वो होता है प्राथमिक, यानी प्राथमिक क्षेत्र, और जो सीधा प्रकृति से हमें सामान मिलता है वो, और दूसरा विनिर्माण, जो प्रकृति से हमें सामान मिला है उसका कुछ प्रोडक्ट बनाना, और तीसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो इन दोनों के लिए सेवा देता है, जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग होगी और स्कूल वगैरह होगी, ये सब सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपने, MSME जो अधिनियम है उसके अनुसार जो उद्योग हैं वे 2 ही श्रेणी में बांटे गए हैं, विनिर्माण की श्रेणी में और सेवा क्षेत्र की श्रेणी में। इसके अंदर प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अधिनियम मैंने बताया 2 अक्टूबर 2006 को आता है, और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्गीकरण ऐसे किया गया है कि सूक्ष्म निवेश जो होगा 1 करोड़ से कम होगा और कारोबार 5 करोड़ से कम होगा, उसको सूक्ष्म उद्योग कहेगा। लघु उद्योग में 10 करोड़ से कम निवेश होगा और कारोबार 50 करोड़ से कम होगा, तो ये लघु उद्योग कहलाएगा। मध्यम उद्योग क्या हो जाएगा? निवेश 50 करोड़ होगा, 50 करोड़ से कम होगा और वही कारोबार 250 करोड़ से कम होगा, तब वो मध्यम उद्योग कहलाएगा। ये इसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की। SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, ये कौन जारी करता है? जारी करता, ये पूछा जाता है, तो इसको IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, नहीं देखी तो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजें IMF के बारे में बताई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, क्या जारी करता है? तो SDR जारी करता है। और SDR इसने कब से जारी करना स्टार्ट किया? तो ये किया 1969 से। बनाई गई अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति यानी कि रिजर्व एसेट है ये कोई ऐसी मुद्रा नहीं है जैसे आप डॉलर मानते हो, यूरो मानते हो, रेनमिंबी मानते हो या रुपया मानते हो, ऐसी नहीं है। ये एक एसेट होते हैं जो 5 मुद्राएं, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मुद्राएं जिसमें डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिंबी हो जाएगा, जापानी येन हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा। तो ये 5 मुद्राओं पर ही कैलकुलेट होता है SDR, जिसको गोल्डन पेपर कहा जाता है या एक बकेट कहते हैं, एक टोकरी कहते हैं, जिसके अंदर इन 5 मुद्राओं का औसत रखा जाता है। तो SDR के बारे में यदि मैं बात करूंगा तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी और बहुत वाइड टॉपिक है। जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वे पॉइंट पर डिस्कस करता हूं। आपसे पूछा जाएगा SDR कौन जारी करता है, तब आपने आंसर करना है IMF जारी करता है। SDR क्या वास्तविक मुद्रा है? तब आंसर करोगे नहीं, ये वास्तविक मुद्रा नहीं है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर ये विदेशी मुद्रा भंडारण का एक पूरक साधन क्या है? तो ये आ जाएगा SDR है। वहीं जैसे हमने देखा कि 1991 में भारत के अंदर बड़ा क्राइसिस आया था,
तो वो केवल यही चीजें होती हैं कि एसडीआर जो है भारत के पास इतना नहीं था, और 1991 में उदारीकरण का जो कारण भी बना था वो यही बना था। जब हम आईएमएफ से लोन लेने गए, कर्ज लेने गए, तो उसने कहा था कि भैया आप जाकर अपने यहाँ पर उदारीकरण करिए, आपके यहाँ पे तो बहुत सख्त रूल हैं व्यापार करने के। तब हमने जाकर उदारीकरण किया था। तो गोल्ड पेपर किसको कहा जाता है, ये पूछा जाएगा, एसडीआर को कहा जाता है। वही पूछा जाए कि एसडीआर के अंदर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के अंदर कितनी मुद्राएं होती हैं, तो ये 5 मुद्राएं होती हैं। कौन कौन सी करके पूछे एग्जाम में, तब आंसर कर देना, ये पांचों के पांचों याद रखना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, बस इसके बाद क्लास खत्म होने वाली है, छोटी क्लास है, इतनी लंबी क्लास नहीं है, फिर भी 30 मिनट तक तो चली जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति मैं बता चुका हूं, दूसरी कब आई है, 30 अप्रैल 1956 में आई है। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां पर होती है, तो इंग्लैंड के अंदर होती है। और ये कब होती है, तो ये होती है 1760 से लेकर 1780 तक जाती है, यानी कि 18वीं शताब्दी में। तो कई बार जो ऑप्शन होते हैं उसमें भी लिखा जाता है कि कौन सी शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, तो 18वीं शताब्दी में होती है। 24 जुलाई 1991 को सरकार ने उदारीकरण, ये भी मैंने बता दिया, एक बार फिर से रिपीट हुआ है, तो आपको मुझे लगता है कि उदारीकरण वाला और ये जो प्रथम औद्योगिक नीति है, ये दोनों की डेट तो आपको बहुत अच्छे से रट्टा लग गया होगा। देश का सबसे बड़ा संगठित व्यापार उद्योग, ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद बात की जाए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यानी स्टैटिक बेस उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं, बनेंगे भी, और उनको अच्छे से रट्टा मार लेना, बहुत आसान है, इतना कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और मैनचेस्टर जो है कपड़े के लिए फेमस है। मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है, कपड़े के लिए। इंग्लैंड के अंदर एक शहर है मैनचेस्टर, तो वो कपड़े के लिए फेमस है। वहीं विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से, और पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से, और पश्मीना ऊन में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो प्रथम स्थान रखता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि उत्पादों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भैया प्राथमिक क्षेत्र मैंने बताया था, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जहां कृषि प्रोडक्ट जो होते हैं वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और उन्हीं से मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है वो सेकेंडरी क्षेत्र हो जाता है। व्यापार और घाटे की बात की जाए तो व्यापार घाटा जो है बजट में भी दर्शाया जाता है कि कितना व्यापार घाटा हुआ है। तो इसका आंसर मुझे बताएंगे कि 2026-27 का जो बजट आया है उसमें कितना व्यापारिक घाटा दर्शाया गया है। जब किसी देश के आयात और निर्यात अधिक हो जाए, ये पॉइंट अच्छे से रट्टा मान लेना, जब किसी देश के अंदर आयात जो है उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, और 1991 का जो क्राइसिस था वो भी इसी वजह से था कि भारत का जो आयात था वो निर्यात से ज्यादा हो गया था, और दूसरे जो गल्फ कंट्री हैं जहां से तेल आता है वहां पर युद्ध भी चल रहे थे, आंतरिक युद्ध भी चल रहे थे, उनके कारण तेलों के रेट बढ़े थे, जिससे भारत के ऊपर आयात जो है बढ़ गया था और निर्यात कुछ भी नहीं था, भारत से कम होता जा रहा था। इसलिए भारत के अंदर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये भारत में विदेशी यानी कि अनिवासी से धन उधार लेते समय, यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने नीचे लिखे हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे गए, दोनों यूपीएसआई में पूछे गए हैं। देखिए भारत में विदेशी यानी कि जो विदेशी नहीं है, अनिवासी है, से धन उधार लेते समय निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए गए थे और इसका आंसर था बाहरी वाणिज्य उधारी के दिशा निर्देश का ध्यान रखना चाहिए या इसके दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि एक भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में निवेश किस रूप में किया जाना चाहिए, फिर वो निवेश किया जाना चाहिए डाउन स्ट्रीम निवेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां मैंने 1 लाइनर मेंशन किए थे, लेकिन आपको लैंग्वेज बताने के लिए
कि एग्जाम में किस तरह से ऑप्शन बने हैं और किस तरह की इसकी लैंग्वेज थी, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बार बार आपको बताया इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी लैंग्वेज बच्चों को, कांस्टेबल और होमगार्ड वालों को तो बहुत परेशान करती है। तो ये लैंग्वेज समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे थे। तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट तीसरी क्लास आएगी इसकी, वो छोटी सी होगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। एक क्लास जब मैं इसको बनाने लग रहा था तो ये ज्यादा लंबी हो रही थी, 2 घंटे तक जा रही थी, इसलिए मैंने 3 क्लास में इसको कन्वर्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।